नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि पर्यावरण नाशेन नश्यन्ति सर्वजंतवा पवनम दुष्टम याति प्रकृति विकृताय दे, अर्थात जब पर्यावरण और प्रकृति दोनों प्रतिकूल हो तब आपदा जैसी स्थिति पैदा होती है। प्राकृतिक आपदा से कृषि किस प्रकार प्रभावित होती है, यह हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है। और हमारे कार्यक्रम में इस विषय पर जानकारी देने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित हैं श्री वासु भनोट जी। भनोट साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए डीडी हिमाचल की समस्त टीम का धन्यवाद एवं इस चैनल के सब श्रोताओं को मेरा नमस्कार। वासु जी औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में रिसर्च स्कॉलर हैं और आज के विषय पर हम अपेक्षा करते हैं कि इनके द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वह हमारे किसान बागवान भाइयों के लिए अवश्य लाभप्रद होगी। भनोट साहब, जैसा कि मैंने कहा कि प्रकृति जब प्रतिकूल होती है, क्योंकि देखिए प्रतिकूल से हमारा तात्पर्य है कुछ इसमें हम जो मानव है उनका भी उत्तरदायित्व रहता है, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती है कि हम पर्यावरण के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक दोहन करते हैं। आप आपदा को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे जब हम किसानों के संदर्भ में इसको बात करते हैं? जी बिल्कुल, आपका कहना बहुत जायज़ है। कहीं ना कहीं हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, आपदा भी उसका कहीं ना कहीं नतीजा होती है। आपदा ये मानव कारण भी हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, या कोई लापरवाही की वजह से भी आपदा आ सकती है। पर मुख्यतः इसमें देखा जाता है कि जब जान मानी की हानि हो रही है, पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है, और मुख्य बिंदु इसमें यह होता है कि जिस क्षेत्र में वो प्रभाव हुआ है वहाँ का जो समुदाय है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनकी क्षमता से परे है उनसे मुकाबला करना, तो हम उसको आपदा के रूप में देखते हैं। जब हम किसान के रूप से देखते हैं तो जो हमारी आपदाएँ हैं वो हमारी लैंडस्लाइड हो सकती है, एवलांच हो सकते हैं, सूखा पड़ना हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, साइक्लोन्स हो सकते हैं। ऐसी आपदाएं यूजुअली खेती को प्रभावित करती हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम कृषि के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारा जो तूफान है, बाढ़ है और सूखा है, ये मुख्य घटक आपदा के रहते हैं। जब हम आपदा शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक गंभीरता हर मानव के अंदर आती है। जब हम किसान के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें हम कैसे इसको गंभीरता से ले सकते हैं? जी बिल्कुल, आपदा एक गंभीर विषय भी है और चिंताजनक विषय भी रहता है। अगर हम बात करें पिछले साल, जब हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पे 14 लाख हेक्टेयर का हमारा क्रॉप एरिया इफेक्ट हो चुका है, 60,000 पशुओं की हानि हुई है, कहीं तकरीबन 3.5-4 लाख के आसपास जो हमारे घर हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। और इसी के साथ अगर मैं प्रदेश स्तर की बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश, जो भी मानसून में आपने देखा ही है कितना हमारा नुकसान हुआ है, वहाँ पर 2300 हेक्टेयर का हमारा क्रॉप लैंड इफेक्ट हो चुका है, 2900 करोड़ का हमारा एग्रीकल्चर लॉस है, ऑर्चर्ड और हॉर्टिकल्चर लॉसेज हमारे 1400 करोड़ के हो जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी दुखद 3,000 मृत्यु हुई है, हमारे प्रदेश स्तर पे 300 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो आपदा कहीं ना कहीं हमारी खेती पे तो इफेक्ट है, सोशो इकोनॉमिक टेंजेंट पे भी इसका इफेक्ट हम देखते हैं। जी, और बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए खेती के साथ साथ जो हमारा सामाजिक दृष्टिकोण है, आर्थिक दृष्टिकोण है, पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो सब तरह इसमें हानि ही हानि होती है। दर्शकों, तभी कहा जाता है कि यदि समय लगे तो देख लेना पानी की तहरीरों को, हर एक दरिया हज़ारों सालों का अफसाना लिख कर जाता है। वासु जी, आपदा एक ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि देखिए यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमने बहुत से प्राकृतिक दंशों को झेला है, चाहे वो हम भुज की घटना देख लें, चाहे वो हिंद महासागर में आई सुनामी को देख लें। और जब हम हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो वर्ष 1905 का जो कांगड़ा में आया हुआ भूकंप है, जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, वह दंश आज तक हम भूल नहीं पाए हैं। जब हम कृषि के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपदा कृषि को प्रभावित करती है तो कौन कौन से घटक इसमें जो प्रभावित होते हैं फसलों को लेकर के, या तो इस पर आप हमारे किसानों को बताइए।
जी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब हम प्राकृतिक आपदाओं को समझते हैं तो इसका वर्गीकरण किया गया है कृषि के लिए। तो ये हमारे हाइड्रोमीटोलॉजिकल डिजास्टर होते हैं और एक भूभौतिक होते हैं। तो हाइड्रोमीटोलॉजिकल में हमने बताया था लैंडस्लाइड है, फिर हमारे फ्लड्स हैं, एवलांच हैं। भूभौतिक में हमारे पास वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं। तो जैसे अगर हम लैंडस्लाइड्स की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी भूमि होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है। तो हमारी सॉइल है वो डिस्प्लेस हो गई है, तो वहाँ पे मिनरल लेयर हैं, टॉप मोस्ट लेयर मिनरल है, तो वो डिस्प्लेस हो गई है। तो कृषि के लिए अब उपजाऊ नहीं रही है। हमारी सिंचाई की जो योजनाएं होती हैं, हमें पता है इस बार भी हमारे मानसून में मैं जानता हूँ हज़ारों करोड़ रुपए की सिंचाई की योजना पे हमारा बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारी जब हेल स्टॉर्म होती है तो कहीं ना कहीं फ्रूट सेट होता है, उस पर ज़्यादा बहुत फर्क पड़ जाता है। फिर उसके बाद हम एंटी हेल नेट भी लगाते हैं प्रबंधन के लिए, पर फिर भी हम देखते हैं अंदर फंगल अटैक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारे सोशो इकोनॉमिक है। और एक महत्वपूर्ण बात है, कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि खेती खेत तक सीमित है, पर वैसा नहीं है। हमारे को एट लास्ट जो उपज है उसको मंडी तक लेके जाना होता है। तो मान लें आपकी लैंडस्लाइड हो गई है, रास्ते बंद हो गए हैं, तो आपके ट्रक भी नहीं चलेंगे। अब वो उपज है उसकी एक शेल्फ लाइफ है, तो कहीं ना कहीं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी हमें इसमें काउंट करना चाहिए। जी, तो आपके कहने का मतलब है, यदि मैं इस बात को कहूँ तो आप भी इस बात का जो है समर्थन करेंगे कि अर्थ इज़ आवर ज्वेल, वी हैव टू सेव इन ऑल एस्पेक्ट्स। क्या कहेंगे बसु जी? जी बिल्कुल, हमें प्राकृतिक जो धरती है उसके साथ हमें एक तालमेल लेके चलना पड़ता है। कहीं ना कहीं आज हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे साथ वो भी ज़रूरी हैं। अब हम देखते हैं एक सड़क थी, किसी ज़माने में वहाँ 5 गाड़ियाँ चल रही थी, आज वहाँ 10 गाड़ियाँ चल रही हैं। तो निश्चित रूप से हमें उसके सड़क को भी बढ़ाना पड़ेगा, पर एट द सेम टाइम हमें वो क्षेत्र भी देखना चाहिए कि वहाँ पर किस तरह की हमें कटिंग करनी है, किस डिग्री पर हमें कटिंग करनी है। क्या हमें पहले कोई सर्वे करना चाहिए उस एरिया का जाके? जैसे अब हम देखते हैं कि कालका शिमला हाईवे पर हम स्लोप स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं, एक आपदा प्रबंधन ही है वो, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो तालमेल बिठाने के लिए हमारे को ऐसे सर्वेज हैं जिसे हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं, पहले प्रोजेक्ट लगने के बाद भी इन पे ध्यान देना चाहिए। जी, जैसा कि आप शोध कर रहे हैं और विश्वविद्यालय हमारे शोध के लिए ही जाने जाते हैं, हमने बात करी कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो किसान की कृषि भी प्रभावित होती है, उसकी फसलें भी प्रभावित होती है, सिंचाई का जो ढांचा है वो भी प्रभावित होता है। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं, क्योंकि अभी कोरोना जैसी आपने महामारी देखी, उसके बाद पशुओं के ऊपर महामारी आई, इसी तरह फसलों के ऊपर कोई ना कोई कीट पतंग इत्यादि प्रकोपित करते हैं। उस दृष्टिकोण से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि इसे भी हम एक आपदा ही मानेंगे। जी 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 बिल्कुल जी। बिल्कुल, ये जो कीट पतंगों और हम जो ये प्रादप रोग हैं, इस पे आपदा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब देखें कई बार ये क्या होता है कि ये उसका पोटेंशियल फेकोडेंटिटी जिसे हम कहते हैं उसके सर्वाइवल के लिए ग्राउंड बन जाता है। अब हम कहते हैं कि जैसे सूखा पड़ गया है तो प्लांट्स क्या करते हैं, शुगर्स एक्यूमुलेट करते हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन होता है, अमीनो एसिड बन जाते हैं। तो एक मशवरे के लिए मैं सोरघम में बताता हूँ कि शूट फ्लाई का रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन गई है। तो फिर एक और है हमारा यहाँ पे फॉल आर्मी वॉर्म है, ये पहले अमेरिका में देखा गया था, उसके बाद ये यूरोप गया, अफ्रीका गया, और अब माने 2018 में भारत में भी आया। तो इसकी है, ये माइग्रेशन रूट है इसका ये। पर जैसे जैसे हमारे अब तापमान बढ़ रहे हैं तो ये नॉर्थवर्ड बहुत मूव कर रहा है। एक हमारा क्लॉडिंग मॉथ है, अब मैं हिमाचल की दृष्टि से अगर आपको बताऊं, क्लॉडिंग मॉथ है, ये टेम्परेट रीजन्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता था, पर अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो सर्दियाँ हैं वो भी गर्म होनी शुरू हो गई हैं। तो ये जो क्लॉडिंग मॉथ है अब हमारे जो एप्पल बेल्ट है वहाँ पर मूव करना शुरू कर गया है। एक और मैं बताता हूँ, जैसे अब हमारे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं, किसान के मित्र भी होते हैं। तो सॉइल में हमारे पास कुछ कैरिबेट बीटल्स होते हैं, तो कई बार ऐसे फ्लड आया तो ये कैरिबेट बीटल्स क्या करते हैं, हमारी डीकम्पोजिशन करेंगे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं। पर जैसे बाढ़ आ गई तो इनकी जनसंख्या कम हो जाती है। तो मोटे तौर पे मैं बताऊं इनके माइग्रेटरी रूट्स पे, इनके सर्वाइवल पे, इनकी जनसंख्या कम करना, उस पे होता ज़्यादा इफेक्ट हम देखते हैं। वसु जी, जैसे कि अभी हमने हाल ही में देखा और पिछले गत वर्षों में भी देखा कि बरसात बहुतायत में हुई है जी, और कहा भी गया है कि चारों तरफ छाए थे बादल पर साया कहीं ना था, और इस तरह बरसात का मौसम आया कभी ना था। जी, उस दृष्टिकोण से, क्योंकि वो भी एक प्रचुर मात्रा में आई हुई आपदा ही, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे में जो रोग हमारे, क्योंकि देखिए किसान के लिए तो हर नुकसान जो है एक आपदा है, चाहे वो कीट पतंगों से हो, चाहे वो मृदा अपरदन से हो, चाहे वो आपका जो है भूस्खलन से हो, वो उसके लिए आपदा है। उस दृष्टिकोण से क्या कहेंगे एक रिसर्च स्कॉलर होने? जी बिल्कुल, हमारे 75% जो हमारी कृषि है भारत की है वो साउथ वेस्ट मानसून पे डिपेंड होती है। और हम अक्सर देखते हैं कि जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है वो कई बार साउथ वेस्ट मानसून के साथ मर्ज कर जाता है और काफ़ी बारिश यहाँ पर होती है। अब मैं इसमें बताऊँ, जैसे एप्पल का स्कैब है, कैंकर और
सिट्रस कैंकर होता है। अगर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे बारिश बहुत चल रही है और स्ट्रॉम है तो ये एम्पलीफाई कर जाता है, इसका इफेक्ट होता है। फिर हम जैसे इंडो गंजेटिक प्लेन्स होते हैं हमारे, वहाँ पर वीट रस्ट होता है, राइस ब्लास्ट जैसी डिजीज़ होती है। एक और मैं आप बताऊँ, जैसे 2020 में हमने राजस्थान में देखा था कि जो रेगिस्तानी टिड्डे हैं उनकी जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। तो फिर उसमें रिसर्च हुई तो पता चला जो साइक्लोन्स आए थे वहाँ पर, एक ल्यूबन था, मेखू था, उसने ऐसा ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया कि उनकी एकदम से पॉपुलेशन में वृद्धि हो गई थी। जी, जैसा कि हम कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा हमारे किसान को प्रभावित करती है, आप एक घटक हम देख रहे हैं कि आज किसान ग्रामीण क्षेत्र से शहरीकरण की ओर आता जा रहा है। क्या शहरीकरण इस आपदा के लिए एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है। शहरीकरण बनाम हमारा ये जो पर्यावरण है, ये काफ़ी, पर मैं जैसे आपको पहले भी कहा है, हमारे को हम किसी भी एरिया में बसने जा रहे हैं तो हमें उसके पहले सर्वे करने चाहिए कि वहाँ पे बेस लाइन, वहाँ की प्रिवेलिंग कंडीशंस क्या थी, वहाँ पर मिट्टी कैसी थी, वहाँ पर हमारे पानी के स्रोत क्या थे, वहाँ हवा कैसी थी। उसके बाद ही हमें उस एरिया को यूटिलाइज़ करना चाहिए, तभी हम एक तालमेल बिठा पाएंगे। हो सकता है कि हाँ, घर बनाने की वजह से हमारे वहाँ पर लैंडस्लाइड है, हो सकता है किसी एरिया में हमने इंडस्ट्री लगानी है तो जो हम गंदा पानी में छोड़ेंगे उसका कोई इफेक्ट हो रहा है। तो पहले उस ज़मीन पे अगर हम नए जा रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि वहाँ पर पहली कंडीशंस क्या थी, हमारे प्रोजेक्ट लगने के बाद, हमारा घर बनने के बाद वहाँ की कंडीशंस क्या होंगी। उसके बाद महत्वपूर्ण यहाँ तक ख़त्म नहीं होता, जब हमें पता चल गया है पहले तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि अगर हम जा रहे हैं क्या पता अवॉइड कर सकते हैं। फिर कोई एक्टिविटी क्या हम ऐसी अवॉइड कर सकते हैं जिससे हमारा होने वाला है प्राकृतिक आपदा आ सकती है। अगर वो भी नहीं हो सकता तो हमें कंपनसेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उससे महत्वपूर्ण ये है कि हर पॉइंट पे प्रोजेक्ट लगने से पहले, प्रोजेक्ट लगने के दौरान, प्रोजेक्ट लगने के बाद हमें उस चीज़ को मॉनिटर करते रहना चाहिए। जी, क्योंकि देखिए प्रकृति और पर्यावरण एक दूसरे के समन्वय है और इनके सामंजस्य में जब असंतुलन पैदा होगा तो इस तरह की प्राकृतिक त्रासदी तो जन्म लेती ही लेती है। जी वसु जी, ये तो हमने बात करी कि प्राकृतिक आपदाएं किस प्रकार से आती है और किसान को कैसे प्रभावित करती। थोड़ा सा अब हम दूसरे इसका जो परिप्रेक्ष्य, हम इसका जब दूसरा पहलू देखना चाहेंगे कि मान लीजिए, क्योंकि देखिए जब आपदा आ गई तब तो हमें कोई ना, क्यों कहते हैं ना, जब बीमारी लग गई तो दवाई तो लेनी ही लेनी है, लेकिन उससे पहले कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी, तो आपदा हमें पता है कि आनी है या आने की संभावनाएं हो सकती है, उस दृष्टिकोण पर हम कैसे, हमारा किसान बागवान कैसे सजग हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सही कहा, आपदा का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, हमें उसके आने से पहले रोकना है। अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करता हूं तो जैसे जो बाढ़ वाली सिचुएशन है, तो हमारे पूरे जोग्राफिकल एरिया का 12% एरिया ऐसा है जो बाढ़ से ग्रस्त है। अगर मैं सूखे की बात करता हूं तो 1/3 ऐसा एरिया है जो सूखे पे है हमारा। फिर उस पर साइक्लोन्स हैं, 5-6 साइक्लोन्स हमारे आने ही आने हैं, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करता हूँ तो हमें पता है मानसून के टाइम पर लैंडस्लाइड्स हमारी बहुत रहती हैं, फिर हमारी फ्लैश फ्लड्स बहुत रह जाती हैं, सूखा यहाँ इतना नहीं पड़ता है, इरोजन बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो इसी के हिसाब से हमारी जैसे डिफरेंट एजेंसी से ICR, क्रीडा है, वो अल्टरनेट सोइंग डेट्स हमें बताती है कैसे हमारे को सोइंग करना है। मैपिंग हमारी होती है, जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया है तो उसके लिए ड्रॉट टॉलरेंट वैराइटीज़ होती हैं, फ्लड प्रोन एरिया है तो उनके लिए फ्लड टॉलरेंट वैराइटीज़ हमारे लिए बनाई गई हैं। फिर हमारे पास और बीमे भी बहुत होते हैं। एक और कंपोनेंट ऐसा होता है जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री की मैं आपको बात करता हूँ, उसमें हम पेड़ भी लगाते हैं, जैसे ब्यूल है वो लगेगा, उसके नीचे हम मटर भी लगा लेते हैं और साथ में हम अपने लाइफ स्टॉक हो गए, भेड़ भूड़ भी पालते हैं। अब मान लो आपकी आपदा आई है, आपके पेड़ खराब हो गए तो पर आपके पास फल तो जो फसल है वो तो है ही है। मान लो आपकी फसल खराब हो गई, आपके पास पेड़ है और साथ साथ आपके पास लाइफ स्टॉक भी है, तो हमारे को ऐसे कंपोनेंट्स में अपनी खेती को लाना चाहिए। अगर हमारा एक कंपोनेंट खराब हो रहा है, मान लो आपकी फसल खराब होगी तो आप लाइफ स्टॉक से अपने पैसे ले सकते हैं, अगर आपकी पेड़ खराब हो गए हैं तो आप अपने फसलों से लें, तो एक ऐसा समन्वय बना सकते हैं। वसु जी, कहा भी जाता है आज के समय में मिश्रित खेती, जब हम मिश्रित खेती की बात करते हैं तो मिश्रित खेती में हमारा पशुधन भी आता है जी, हमारा उसमें कृषि भी आती है जी, हमारी बागवानी भी आती है। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि यदि मान लीजिए त्रासदी आ जाती है तो हमें कहीं ना कहीं तो अपने आप को अस्तित्व में रखना है जी, उसके लिए हमारा आर्थिक दृष्टिकोण, यदि मान लीजिए एक जगह हमें नुकसान होता है तो दूसरे से हमारी कहीं ना कहीं तो भरपाई, हमारा सर्वाइवल तो रह पाएगा, बैकअप प्लान होना चाहिए। बैकअप प्लान होना चाहिए। मैं आपसे वसु जी जानना चाहूँगा, देखिए जब हम प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं और प्राकृतिक आपदा के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो हमारे कहते हैं कि मिटिगेशन, जिसे हम कहते हैं कि न्यूनतम आपदा आने से पहले हमें ऐसी तैयारी करनी की चाहिए या करनी पड़ती है कि वो न्यूनतम हो जाए। फिर उसमें हमारी बात आती है प्रिपेयर्डनेस को लेकर के, तैयारी कैसे होनी चाहिए।
प्राकृतिक आपदा आ ही गई तो हमारी रिस्पांस की बात होनी चाहिए कि कैसा क्विक रिस्पांस हो जाए, और यदि जब प्राकृतिक त्रासदी से हम ग्रसित हो ही गए तो पुनर्वास रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। इन बिंदुओं पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने एग्रो फॉरेस्ट्री की आपको बात करी कि हमने कंपोनेंट्स बना ली हैं, तो पहले तो हमें अपना एरिया देखना चाहिए। जैसे कि आजकल सरकार है, हमारी SDMA है, NDMAs हैं, तो इन्होंने एरियाज़ पहले से ही डिफाइंड है। जहाँ पे अर्थक्वेक आने वाले वो प्रोन एरियाज़ हैं, उनकी मैपिंग है, फ्लड प्रोन एरियाज़ की मैपिंग हो जाती है। तो पहले हमारे को अपना चेक करना है कि हम किस भौगोलिक क्षेत्र में भारत में हैं, हम क्या वहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं। हो सकता है किसी एरिया में बारिश बहुत आ रही है, तो हमें उस हिसाब से वैसी फसल का चयन करना चाहिए पहले। अब मान लें किसी आप क्षेत्र में हैं जहाँ आपको पता है कि यहाँ पे हेल स्टॉर्म आनी है, तो हमारी सरकार की हॉर्टिकल्चर सब्सिडी में एंटी हेल नेट भी होते हैं, तो आप हेल नेट का प्रावधान वहाँ पे कर सकते हैं। आप किसी ऐसी एरिया में, आपको पता है यहाँ तो ग्राउंड वाटर नहीं है, मेरे ख्याल से हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट लाइक सिचुएशन है, तो आप वहाँ पे टैंक बना सकते हैं। आप कहीं पे ऐसे है जहाँ पे ड्रॉट बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे हीट टॉलरेंट वैराइटीज़ लगा सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे एरिया जो आपकी बी पॉलिनेशन को नहीं लेके जा रहे, तो आप आर्टिफिशियल पॉलिनेशन पे भी जा सकते हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से कहाँ है, भौगोलिक क्षेत्र को समझ के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। जी, और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हम विज्ञान का कद इतना नहीं बढ़ा पाएंगे यदि हम प्रदूषण और पर्यावरण के साथ इसी तरह की छेड़छाड़ करेंगे। तो हम ये ना समझे कि यदि हम मान लीजिए विज्ञान में हमारी जो है परिपूर्णता आ गई है, क्योंकि देखिए विज्ञान भी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही आपका सहयोग कर सकता है, लेकिन यदि हम सोचेंगे कि हम पर्यावरण के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति का अनावश्यक दोहन करेंगे अपने संसाधनों का, तो कहीं ना कहीं तो हमें उसका भुगतान देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। वसु जी, हम क्योंकि देखिए सरकार की नीतियाँ बहुत होती हैं, और नीतियों के साथ साथ हमें उसके जो संबंधित विभाग होते हैं उसकी इनेक्टमेंट के लिए, उसको अमली जामा बहनाने के लिए जो है कारगर कदम उठाते हैं। लेकिन क्यों ना हम ऐसा, क्योंकि देखिए इसमें एक वर्ड आता है रेजिलियंस, जिसे लचीलापन कहते हैं। लचीलापन से हमारा मतलब है कि हमारा एक जो सामान्य व्यवसाय होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि एक पर हम निर्धारित ना रह करके हमें दूसरे पर भी, तो इस तरह का दृष्टिकोण क्या हमारे किसान बागवानों को नहीं अपनाना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि एज अ बैकअप प्लान आपको लेके चलना ही पड़ रहा है आज में, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं हम देख रहे हैं। आप देख रहे थे, आप मानसून जा रहा है फिर भी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो हमारी जो सर्दियां हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही हैं, तो इनको प्रेडिक्ट करना कहीं ना कहीं अब टफ होता जा रहा है। तो हम इस पर भी रिलाई नहीं कर सकते कि जो हम पारंपरिक खेती कर रहे हैं, जो नई खेती की टेक्निक्स हैं, हम प्राकृतिक खेती देख रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग देख रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री है, मत्स्य पालन है, हमें इस तरफ कहीं ना कहीं मूव करना चाहिए। जी, और हम मान लीजिए इस त्रासदी से हमारा किसान ग्रसित हो जाता है, तो क्या इस तरह की फसलों का प्रबंधन नहीं होना चाहिए कि जो फसल प्राकृतिक आपदा के दौरान उनकी समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई है, उसका अन्यत्र विकल्प भी होना चाहिए? जी बिल्कुल, ये होना चाहिए, तभी इसमें, क्योंकि देखिए आप ऐसे विश्वविद्यालय में जहाँ निरंतर ऐसी सोच रहती है कि यदि मान लीजिए हमारा किसान यहाँ पर नुकसान लेता है तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं से दूसरी फसल से हो जाए, तो इस तरह का जो है जिसे फसल चक्कर भी कहा जाता है। जी साधारण भाषा बिल्कुल, ये तो नेचुरल है। हम अल्टर, जैसे मैंने आपको बताया था, ICR क्रीडा इन जगहों पे जाती है, अपने सर्वेक्षण लेके जाती है और अल्टरनेट सोइंग, अल्टरनेट वैरायटीज़ वहाँ जाके बताती हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल उसका एग्रो फॉरेस्ट्री मैंने आपको बताया था, जहाँ पे एक आप ब्यूल का पेड़ लगा सकते हैं, ब्यूल के पेड़ नीचे आप टमाटर लगा सकते हैं, आप एक सीज़न में मटर भी ले सकते हैं उसमें, फिर आपके पास वहाँ पे मत्स्य पालन भी चला सकते हैं आपके पास। अब ऐसा है कि जो आपका ये होगा, ब्यूल के पत्ते होंगे, आपके लाइव स्टॉक भी खा सकते हैं। आपने एक सीज़न में वहाँ पर मटर लगाया था, दूसरे में टमाटर लगाया, तो आपके सारी सीज़न कवर भी हो रहे हैं। कम एरिया है आपके पास, एरिया भी ज़्यादा यूटिलाइज हो गया है, तो निश्चित रूप से हमें ऐसे इस फसलों पर ध्यान देना चाहिए। जी, अब जब हम बात करते हैं किस तरीके से हमारी प्राकृतिक आपदा कम हो, इसमें एक महत्वपूर्ण घटक आता है कि यदि मान लीजिए हम ऐसा मैकेनिज़्म तैयार करें कि हम प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण कर सके, इस तरह की हमारी तकनीक होनी चाहिए, और हमारा जो किसान है इस तरह की खेती करे कि यदि आपदा आ भी जाती है तो उस टेक्निक्स के माध्यम से कहीं ना कहीं उसका सर्वाइवल रह सके। उस दृष्टिकोण से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे को अब कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, ये हमें पता है कि आनी ही आनी है, तो अपनी फसलों को भी उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, हम देखते हैं कि आजकल टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो हमारा जो सोइंग टाइम टमाटर का होता है कहीं ना कहीं वो मार्च के अंत, सोलन जैसे क्षेत्रों में मार्च के अंत की डेट में लगाते हैं। पर अब देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर वैसा फरवरी में ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सोइंग डेट है हम मार्च की जगह उसे फरवरी में लेके आ जाएँ, इस तरह के
के जो हमारे एक्सपेरिमेंट छोटे से हैं, इसमें ऐसा है कि इसमें कोई लागत भी नहीं हुई आपकी और आपने अपना जो फसल है उसको बचा भी लिया। जी, जब प्राकृतिक आपदा आती है, आपने कहा, हमने कहा कि हमारी जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से क्विक रिस्पांस फोर्सेस तो बनी हुई है, लेकिन एक आपसी जो समन्वय है, एक जो संभाव है, उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? यदि इस तरह की हमारा किसान बागवान इस त्रासदी में ग्रसित होता है तो हमें एक आपसी समन्वय की ज़रूरत, क्योंकि देखिए एक संस्कृत का श्लोक मुझे इस पर याद आता है, कहा गया है कि आपदंत च न जहाति ददाति काले सन्मित्रम लक्षणम प्रवदंती संता। संत कहते हैं कि जब ऐसे प्रवचन शास्त्रार्थ है कि मान लीजिए इस तरह की कोई त्रासदी आ गई तो उस समय कोई जात पात कुछ नहीं देखी जाती। जी बिल्कुल, क्योंकि वो त्रासदी सबके लिए होती है और उस समय जो भी मदद एक दूसरे की करता है वो सन्मित्रों के लक्षणों में आता है। क्या कहेंगे इस दृष्टि? बिल्कुल, ये बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसा कि आप जानते हैं हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं इस वक्त, और जो प्राकृतिक आपदाओं का असर डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अब आप देखें, खेती तो ऐसा नहीं है कि केवल आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी माता भी कर रही है, जी बिल्कुल, हो सकता है मेरे घर में बच्चा भी कर रहा है। तो हमें एक समन्वय, एक एनजीओज हैं, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, बनाना ही पड़ेगा। और जो नॉलेज है, कि जैसे हम कई बार बैठते हैं गांव में, पंचायत है, किसी एक के पास नॉलेज आए वो सब तक जानी चाहिए। किसी घर में टीबी है तो जाना चाहिए। अब तो चलो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो, जिसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। कई बार जेंडर गैप में भी आप देखते हैं कोई बहुत बड़ा आदमी खेती कर रहा है, तो इसमें भी ये देखा गया है कि जेंडर वाइज भी ज़्यादा इम्पैक्ट है, वो हमारा जो ये एज ग्रुप के वाइज भी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारी एक्सटेंशन की एक्टिविटी, जो कि सबसे पहले बताएं तो सही कि आपदा आ रही है, आपदा आ गई तो आपने करना क्या है। जैसे आपने रेजिलियंस की बात करी, कई बार हम एक चीज़ को इतना ही ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं कि वो वापस अपनी स्थिति में आ नहीं पाता है। कई बार नॉलेज गैप हो जाता है, तो सबसे पहले हमें नॉलेज गैप कम करने में इसमें महत्वपूर्ण मिलता है। आपकी नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी हो जाती है, तो समन्वय बहुत अच्छा है आपदा प्रबंधन में। और कहा भी जाता है कि आपातकाले मर्यादा नास्ति, जब विपत्ति पड़ ही गई तो सबका समन्वय। जी जी बिल्कुल, हमें ये नहीं देखना है कि मेरी पड़ोसी से नहीं बनती, मेरी फलाने से नहीं। उस समय क्योंकि जो विपत्ति है उससे उभरना सबको ही। बिल्कुल बिल्कुल। वसु जी, हमने आज के विषय पर संपूर्ण परिप्रेक्ष्य से क्या आपदा होती है, किस तरह से बचा जा सकता है, लेकिन आपने एक बात प्रारंभ में कही थी कि हमें कहीं ना कहीं से, क्योंकि जब आर्थिक दृष्टिकोण की बात आती है तो सरकार की भी योजनाएं भी कहीं ना कहीं से हमारा किसान जो है उसमें सुरक्षित हो सकता है। तो जैसे प्रधानमंत्री हमारी फसल बीमा योजना भी है, और आपको पता है कि जो हमारा आपदा एक्ट 2005 है, हमारे हिमाचल प्रदेश की उसी एक्ट पर बनी हुई 2012 की पॉलिसी है। मैं चाहूँगा कृषि के दृष्टिकोण से कौन कौन से घटक इसमें सम्मिलित किए गए हैं? जी देखिए, जैसे कि हमारा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें प्रीमियम मिलता है आपको। आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसी भी आपने एडीओ बीटीएम एटीएम पे जाके आप ले सकते हैं। इसमें हमारा 5% हॉर्टिकल्चर है, 2.5% रबी है, 1% मिलता है। इसमें वही इवेंट्स कवर किए गए हैं जो हमारे फ्लड्स हैं, जो लैंडस्लाइड हैं, जो साइक्लोन से होते हैं। फिर हमारे पास क्रॉप वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है, ऐसी चीज़ों को कवर किया गया है। फिर आजकल हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान एवं खेती एक तो खुशहाल खेती योजना भी है, एक कृषि संवर्धन कार्यक्रम भी और इंश्योरेंस स्कीम भी है, जिसमें जो मजदूर हैं और जो कृषि करते हैं और उनके साथ मजदूर हैं, उनका भी उसमें हम वो करते हैं, बीमा किया जाता है। तो ऐसी कई बहुत सारी स्कीम्स का चला है हमारे पास। अब कोल्ड, जैसे अभी आप देखें जम्मू कश्मीर में हुआ था कि वहाँ पर अभी लैंडस्लाइड हुए तो वहाँ पे हाईवेज बंद हो गए थे। तो स्कीम तो है ही है, पर इमीडिएट प्रिवेंशंस भी लिए जा रहे हैं। आपने वैसे एक बहुत अच्छी बात बोली किसान और श्रम की, और जब इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती। क्यों? क्योंकि जो श्रमिक होता है वो अपने को असहज महसूस करते हुए पलायन करता है। तो उसको भी हमारे को, क्योंकि देखिए किसान को श्रम की भी आवश्यकता है, हमें उसको भी बचाना। तो इस तरह के जो बीमा योजना है उसके अंतर्गत, तो आप बता रहे थे और कौन कौन? हाँ जी, जैसे मैं बता रहा था कि अभी जम्मू कश्मीर में ही था, बड़ा अच्छा एग्जांपल था। स्कीम्स तो हैं ही हैं, वो तो चल ही रही हैं, पर इमीडिएट प्रिवेंशन सरकार क्या कर रही है कि जैसे अभी वहाँ पर हाईवेज बंद हो गए तो जो हमारी सेब की फसल थी वो वहाँ फंस गई, तो सरकार ने वहाँ पर ट्रेनें चलाई। दूसरी, हमारे यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की चेन्स बन गई है। जैसे अब किसी टाइम इमीडिएट नहीं पहुँच पा रहा है तो कोल्ड स्टोरेज में जाके अपना उपज को जमा करवा सकता है, और जब हाईवेज खुल जाएँ, जब उनको लगता है पर्याप्त है, तो वहाँ जाके वो बेच भी सकता है। तो इससे शेल्फ लाइफ भी बच जाती है, उपज भी बच जाती है, समय भी बच जाता है। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि इस तरह की बीमा योजना के अंतर्गत भी किसानों को हम जो है सुरक्षित उसमें कर सकते हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों, आज के विषय पर हमने वसु भनोट जी से चर्चा करी, और इनके द्वारा
जो जानकारी यहाँ पर हमें दी गई, हम अपेक्षा करते हैं कि वो आपके लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी। अंततोगत्वा इनके साथ जो हमने संवाद स्थापित किया, उससे यही भाव निकल के आता है कि लेट्स नर्चर द नेचर सो दैट वी कैन सेव द फ्यूचर। हमें स्वयं में भी सामंजस्य रखना है, प्रकृति और पर्यावरण में भी सामंजस्य रखना है, तभी इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सकता है। डॉक्टर भनोट, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय पर दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।